जय हिंद दोस्तों ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवाल करना चाहता हूं। अगर आप उन सवालों के जवाब बिना किसी कन्फ्यूजन के दे देते हैं तब तो ठीक है। अगर उन सवालों के जवाब देने में आपको कोई कन्फ्यूजन होती है या आप उसके स्पष्ट उत्तर नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए है। और आप इस वीडियो को और इसके अलावा इस पूरी सीरीज में जो हम ये सीरीज कर रहे हैं, जो पॉलिटी की सीरीज, उस सीरीज के जो अन्य वीडियो को भी आप ध्यान से देखिए। अगर आप सारे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका पॉलिटी का कोई क्वेश्चन किसी एग्जाम में गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। भाग 5 पॉलिटी का जो हम आज करेंगे और भाग 6 पॉलिटी के, ये दो भाग हैं। भाग 5 में संघ आता है, यानी कि संघ का मतलब क्या है, यूनियन, और भाग 6 में राज्य आता है, इसका मतलब स्टेट। तो इन दोनों भागों को आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी इन दोनों भागों के क्वेश्चंस को करने में, ये पक्की बात समझिए आप। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें जिससे कि आपको ये टॉपिक पूरी तरह क्लियर हो जाए। तो पहले तो वही बात जो हमने शुरू में बोली थी कि सबसे पहले आपसे कुछ सवाल करता हूँ, आप उन सवालों के आंसर दे के देखें तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा कि आखिर आप ये जो वीडियो देखेंगे वो क्यों देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्क्रीन पे भी सवाल आते रहेंगे तो आप उन सवालों के आंसर जरा सोचिए कि क्या आपको इनके बारे में कुछ पता है या नहीं। तो सबसे पहला सवाल आप देखिए, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं और इनके अधिनियम बनने की प्रक्रिया क्या है। यानी कोई विधेयक अधिनियम किन चरणों से होकर गुजरता है या अधिनियम किन चरणों से होकर बनता है। तो आपको ये बताना है कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं और इनके अधिनियम बनने की प्रक्रिया क्या है। सोच के देखिए कि विधेयक की टाइप क्या है और हर विधेयक का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो क्या आपको वो कंपेयर समझ में आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साधारण विधेयक और वित्त विधेयक की सिमिलरिटी बताइए या साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर बताइए, या फिर आपसे फिर कहा जाए कि संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक में क्या एक जैसी समानता है, एक बात है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, वीटो पावर कितने प्रकार की होती है और भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो पावर है और कौन सी नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होती है। इसका आंसर भी देखना आप कि आप कितने लोग ऐसे हैं जो ज़्यादातर आंसर इसका गलत करेंगे। ज़्यादातर के मन में 6 माह वाली बात चलती रहती है। तो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, लैम डक सत्र क्या होता है। लैम डक सत्र क्या होता है एवं लैम डक सांसद क्या होते हैं, कौन से होते हैं। तो आपको ये इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। विश्रांति काल किसे कहते हैं। जैसे ये दोनों क्वेश्चन जो हमने चौथे 5वें नंबर पर बोले हैं, दरअसल दोनों क्वेश्चन वन लाइनर है, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको कितने याद है। तो विश्रांति काल क्या होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि क्या आपको भाग 5 और भाग 6 के महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद है। जैसे उदाहरण के तौर पर अनुच्छेद 89 में क्या है, अनुच्छेद 93 में क्या है, अनुच्छेद 107 में क्या है, या अनुच्छेद 111 114 में क्या है। और आप देखना कि हमारे जो ये वीडियो हैं भाग 5 और भाग 6 को लेकर, इन वीडियो के माध्यम से आपको भाग 5 के आर्टिकल एक बार याद करने हैं और उसके बाद भाग 6 के याद ही नहीं करने पड़ेंगे। भाग 6 के सारे आर्टिकल आपको भाग 5 की वजह से याद हो जाएंगे। अगर किसी को भाग 5 के आर्टिकल याद हैं, है ना, और उनको भी याद करने का मैं तरीका बताऊंगा, लेकिन भाग 6 के एक भी आर्टिकल आपको याद नहीं करना पड़ेगा। बहुत आसानी से एक ट्रिक के द्वारा भाग 6 के महत्वपूर्ण आर्टिकल, लगभग 20-25 आर्टिकल आपको ऐसे याद हो जाएंगे। तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो बिल्कुल पढ़ाई शुरू ही कर रहे हैं अभी, और उनके लिए तो है ही महत्वपूर्ण जो पहले पॉलिटी पढ़ चुके हैं। और जब वो पहले पॉलिटी पढ़ चुके हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से जज कर पाएंगे हमारे इस वीडियो को। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है। हालांकि आसान है, मुझे पता है बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन आप देखिए कि आपको पता है या नहीं। विनियोग विधेयक किस अनुच्छेद में आता है और विनियोग विधेयक क्या होता है। ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे सवाल हैं भाग 5 और भाग 6 से रिलेटेड जो अधिकतर आते हैं लोगों के, इनके बारे में कम पता होता है। ज़्यादातर संविधान में लोग भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया लोगों को अच्छे से आती है, प्रस्तावना बहुत अच्छे से पढ़ी है लोगों ने, है ना। ये हमारे वीडियो भी आप देख सकते हैं, ये सारे वीडियो हमारे पड़े हुए हैं इस चैनल पर, तो आप जरूर देखें। भाग 1, भाग 2, भाग 3, ये सारे वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अलावा संविधान निर्माण की प्रक्रिया जरूर देखें। अब शुरू करते हैं कि भाई भाग 5 और भाग 6 को। तो पहले भाग 5 की बात करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं भाग 5, जिसका नाम है संघ यानी कि यूनियन।
आप एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि आप भाग 5 अच्छे से करिए, भाग 6 आसानी से याद हो जाएगा। भाग 5 में वो सारी चीजें जो दिल्ली में आप देखते हैं, दिल्ली में देखते हैं आप क्या, संसद, आप देखते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, ये सब कहाँ देखते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट, ये कहाँ देखते हैं आप, दिल्ली में। और इसी तरीके से भाग 6 जिसका नाम राज्य है, तो भाग 6 की वो सारी चीजें आती हैं भाग 6 में जो आप लखनऊ और इलाहाबाद में देखते हैं। लखनऊ में आप क्या देखते हैं, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, और इलाहाबाद में हाई कोर्ट, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहाँ, भाग 6 में। तो भाग 5 और भाग 6 को कंपेयर करके अगर आप पढ़ेंगे तो भाग 5 और भाग 6 बहुत आसानी से याद हो जाएगा। भाग 5 में कुल जो आर्टिकल आते हैं वो 52 से शुरू होते हैं, 52 से लेकर और 151 तक के आर्टिकल में आपको क्या मिलेगा, भाग 5। सबसे पहले डिवाइडेशन जरूरी है, अगर आप डिवाइड कर लेते हैं, चीज़ों को तोड़ लेते हैं तो बहुत आसानी से याद हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको अगर कोई पूछे कि भाई राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में आता है, और मान लो उसमें आर्टिकल लिखे हुए हैं थोड़े दूर दूर, जैसे किसी ने 53 लिख दिया है, या कोई आर्टिकल 124 लिखा हुआ है, या कोई आर्टिकल 170 लिखा हुआ है, तो आपको अगर ये विभाजन पता है और आपको आर्टिकल नहीं याद है राष्ट्रपति का कोई भी, तब भी आप हिसाब किताब लगा के आंसर कर सकते हैं। तो इसलिए डिवाइडेशन जरूरी है। आप ऐसे करेंगे कि इस संघ में यानी कि 52 से लेकर 151 तक के जो आर्टिकल हैं इन्हें हम डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले आती है क्या, संसद। तो संसद के तहत संसद के लिए 52 से लेकर, है ना, संसद के लिए 52 से लेकर और 123 तक के आर्टिकल है ना। फिर उसके बाद देखो संसद के बाद क्या आता है, तो संसद के बाद है यहाँ पर 124 में सुप्रीम कोर्ट। तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए जो आर्टिकल हैं वो है 124 से लेकर और 147 तक। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या है, सीएजी यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लिए आर्टिकल दिए हुए हैं 148 से लेकर और 151 तक। देखो यही हमारा तरीका है कि आप इस तरीके को सरल से कठिन की ओर जाना है। आप देखो आपने ये बना लिया, अब इससे आगे भी विभाजन कर सकते हैं आप कि इस संसद में भी 3 लोगों से मिलकर बनती है संसद। आप जानते हैं पहले कौन है, राष्ट्रपति, उसके बाद आती है लोकसभा, उसके बाद आती है राज्यसभा। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर बनती है क्या, संसद। अब इन्हें भी आप डिवाइड कर सकते हैं। आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर आपको पता करना है कि भाई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, है ना, जो कार्यपालिका के अंग हैं विशेष तौर से, वो कौन से आर्टिकल में आएंगे, तो आप कहेंगे 52 से लेकर और 78 तक के आर्टिकल में कार्यपालिका आ जाएगी। संसद जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और पूरी संसद है जो कि कानून निर्माण करती है, यानी कि विधायी प्रक्रिया जिसमें है, तो विधायी प्रक्रिया यानी कि विधायिका कहाँ आएगी, तो आप कहेंगे वो आ जाएगी 79 से लेकर और 123 तक। मतलब आप कैसे कह सकते हैं, ये मोटा मोटा विभाजन होता है जिससे आपको चीजें समझने में आसानी होने लगती है। तो एक विभाजन तो आपको ये याद रखना है। अब इसी को धीरे धीरे, जैसे हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे, फिर लोकसभा, राज्यसभा की बात करेंगे, इसी को एक एक करके उठाते जाएंगे और इससे आपके मन में एक सीक्वेंस बनेगा कि इसका भाग 5 का सीक्वेंस क्या है। तो एक ये विभाजन, इसके बाद इसे हटाते हैं और इसे हटाने के बाद बात करते हैं किसकी, एक छोटे से और विभाजन की, जिसे हम कहते हैं मॉन्टेस्क्यू का। मॉन्टेस्क्यू एक बहुत बड़े राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने ये बताया था कि देखो कोई व्यक्ति तानाशाह कब बन जाता है, वो तानाशाह तब बन जाता है जब तीनों शक्तियां उसके पास होती हैं। 3 शक्ति कौन सी हैं, पहली है कानून बनाने की शक्ति यानी कि विधि निर्माण की शक्ति, दूसरी शक्ति है उस विधि को लागू करने की शक्ति, है ना, और तीसरी क्या है, तीसरी है उस विधि की रक्षा करने की शक्ति। इसका मतलब एक है विधायिका, है ना, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर है, एक है कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर है, और तीसरी है न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी पावर है। तो तीनों पावर अगर एक आदमी के पास हो जाएंगी तो क्या होगा, वो व्यक्ति तानाशाह बन जाएगा। पहले राजा ऐसे ही होते थे, कानून खुद बनाते थे, खुद ही लागू करते थे, कोई तोड़े तो खुद ही सजा देते थे, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब क्या हो गया, विभाजन हो गया। तो मॉन्टेस्क्यू ने यही कहा कि दरअसल शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। तो मॉन्टेस्क्यू ने इस बात को एक नाम दिया, उन्होंने कहा कि ये क्या है, शक्तियों का विभाजन है। उन्होंने कहा शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, है ना, विधायिका अलग होनी चाहिए, कार्यपालिका अलग लोगों के पास होनी चाहिए, न्यायपालिका अलग। तो इससे क्या होगा, शक्तियों का विभाजन होगा तो तानाशाह पैदा नहीं होंगे। और इसलिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत।
शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि 3 भागों में डिवाइड है। देखो शक्ति, आप एक उदाहरण ले, उदाहरण क्या है, 2019 में चुनाव हुए, है ना, वहां से शुरू करते हैं। 2019 में चुनाव हुए, 2019 में जब चुनाव हुए तो बहुत सारे सांसद लोकसभा पहुंचे। राज्यसभा में तो ऑलरेडी थे ही सांसद, और बीच बीच में जाते रहते हैं राज्यसभा में सांसद अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन लोकसभा में सांसद पहुंचे। कहां पर? लोकसभा में, यानी कि संसद बन गई हमारी पूरी एक लोकसभा राज्यसभा। तो जो संसद है वो 3 लोगों से मिलकर बनी है। अभी हम बात कर रहे थे कि भाई ये संसद है, तो संसद 3 लोगों से मिलकर बनी है। इस संसद में बहुत सारे सांसद हैं। इन सांसदों में से जो है एक सांसद जो बनारस से आए थे निर्वाचित होकर, प्रधानमंत्री जी, तो वो प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार थे एक तरीके से बीजेपी की तरफ से, तो उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त कर दिया गया। तो वो प्रधानमंत्री कहां से आए? इन्हीं सांसदों में से आए, यानी कि संसद में से एक सांसद क्या बने? वो बने पीएम। आप इसे ध्यान से देखना, हम सेपरेशन ऑफ पावर कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? हम शक्तियों का विभाजन कर रहे हैं। देखो पीएम बन गए। अब पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी, यानी कि पीएम के अंडर में, पीएम के नीचे राष्ट्रपति के द्वारा पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी, जिन्हें हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। ये पहली पंक्ति के मंत्री होते हैं, तो इन्हें कैबिनेट मंत्री कहते हैं। पहली पंक्ति के मंत्री, जैसे उदाहरण के तौर पर विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, है ना, ये सब मंत्री जो है कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। 20 से 25 के बीच में हो सकती है इनकी संख्या। तो कैबिनेट मंत्री हो गए। फिर कैबिनेट मंत्री के नीचे इनकी सहायता के लिए जो मंत्री होते हैं उन्हें हम कहते हैं राज्य मंत्री, यानी कि ये केंद्र में ही होते हैं। देखो राज्य शब्द से यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ राज्य का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये राज्य में है। यहाँ राज्य का सिर्फ इतना मतलब है कि कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री बनाए जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा हर कैबिनेट मंत्री का एक राज्य मंत्री है। गृह मंत्री अमित शाह है तो उनके गृह राज्य मंत्री होंगे, है ना। इसी तरीके से विदेश मंत्री है, कैबिनेट विदेश मंत्री, तो विदेश मंत्री का भी एक सहायक होगा जिसे विदेश राज्य मंत्री बोलेंगे, तो विदेश राज्य मंत्री। इसी तरीके से वित्त राज्य मंत्री, आपने वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं, उनके वित्त राज्य मंत्री कौन है ना, फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर कौन है? तो आप कहेंगे अनुराग ठाकुर है। तो इसका मतलब हर कैबिनेट मिनिस्टर का एक राज्य मंत्री होगा। इसके अलावा इन राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए अगर चाहे तो उप मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन जैसे इस समय कोई नहीं है ऐसा उप मंत्री, लेकिन बन सकते हैं। तो आप कहेंगे कि ये जो पूरी कवायद है कहां से हुई है? संसद से, यानी कि सारे सांसदों में से कुछ लोगों को निकाल कर क्या बना दिया है? मंत्री। तो ये जो मंत्री बने हैं ना, ये सब कहलाएंगे क्या? तो आप कहेंगे ये कहलाएंगे मंत्री परिषद, है ना, ये सब मंत्री परिषद है ये। और ये 2 लोग जो है पीएम और कैबिनेट मंत्री, इन्हें मिलाकर बोलते हैं हम मंत्रिमंडल। इस तरीके से देखो मंत्रिमंडल हो गया और इधर मंत्री परिषद हो गई। तो मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद ये 2 हैं। आपसे पूछा जाए कि मंत्रिमंडल में कौन कौन आता है और मंत्री परिषद में कौन कौन आता है, तो आप अंतर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा भी गया है, मेंस में, और पूछा है मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में अंतर बताइए, तो आप अंतर बता सकते हैं इस चित्र को देखकर आसानी से। इसके अलावा देखो अब आगे कि ये जो मंत्रिमंडल मंत्री परिषद है, दरअसल अब हम बात करने वाले हैं उसकी, जो आपने शुरू में मैंने आपको बताया था कि मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत देखो ऐसे ही बन जाएगा यहाँ पे कि जो संसद है इसका काम क्या है? कानून बनाने का। तो कानून बनाने का काम है, यानी कि ये संसद क्या है? तो आप कहेंगे ये है विधायिका। ये क्या है? विधायिका है। विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर है, विधायिका है ना ये। उसके बाद देखो विधायिका के बाद फिर आती है कौन सी? कार्यपालिका, यानी कि एग्जीक्यूटिव एजेंसी कार्यपालिका। तो चीजों को एग्जीक्यूट करने वाली कार्यपालिका। तो आप कहेंगे ये रही, है ना, कार्यपालिका। और फिर उसके बाद फिर क्या है? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका को तो आप जानते ही अच्छे से कि न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, ये सब क्या है? न्यायपालिका। तो आप देखो 3 विभाजन हो गए। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के तहत मॉन्टेस्क्यू ने यही विभाजन किए थे 3, यानी कि ये लेजिस्लेचर और ये एग्जीक्यूटिव और ये जुडिशरी। तो 3 विभाजन है। संसद क्या कहलाएगी? विधायिका। ये कार्यपालिका क्या कहलाएगी? ये पूरी मंत्रिपरिषद कार्यपालिका है। और कार्यपालिका में राष्ट्रपति भी आता है। देखो इस बात को ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति दोनों जगह पे आएगा। राष्ट्रपति विधायिका का भी अंग है और राष्ट्रपति किसका? कार्यपालिका का भी अंग है। क्यों? क्योंकि बिना कोई राष्ट्रपति के बिना साइन के विधेयक अधिनियम नहीं बनता है। तो विधेयक कोई कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा। और वैसे ही आपने देखा कि संसद का अंग है कौन? राष्ट्रपति। लेकिन देखो यहां पर ये जो मंत्री हैं, ये मंत्री जो है
वो तो है ही कार्यपालिका का अंग, लेकिन मंत्रियों के सारे काम, जैसे एक आर्टिकल है 74 जिसमें लिखा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, इसका मतलब सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे। जैसे प्रधानमंत्री विदेश घूमने जाते हैं तो वहां पे वो समझौते करके आते हैं, लेकिन अंतिम तौर पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति के ही होते हैं, तो सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। इससे ये पता लगता है हमें कि राष्ट्रपति कौन है, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति इस कार्यपालिका का अंग भी है। अब देखो, अब और इस तरीके से आपने देखो विभाजन किया, मुझे लगता है, उम्मीद है आप मुझे कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि कार्यपालिका में कौन आते हैं और विधायिका में कौन आते हैं। न्यायपालिका तो आपको पता ही है, आप इसे बताने की जरूरत नहीं है, आगे न्यायपालिका आएगी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ेंगे आगे हम। तो अब देखो इसी आधार पर और विभाजन किसका, आर्टिकल का विभाजन कर सकते हैं। देखो कैसे, आपको याद रखना, देखो जैसे ये लिखा है ना 52 से लेकर 123 तक, है ना, या हमने लिखा 52 से 151 तक पूरा भाग 5 है और 52 से 123 तक संसद है, तो इसमें भी आप विभाजन कर सकते हैं कि 52 से लेकर, और मैंने आपसे कहा कि भी राष्ट्रपति भी किसका अंग है, इसका कार्यपालिका का अंग है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 52 से लेकर और 78 नंबर का जो आर्टिकल है वो बताता है आपको कार्यपालिका, क्योंकि इतने आर्टिकल में, इतने जो आर्टिकल हैं, इस आर्टिकल में आपको राष्ट्रपति भी मिल जाएगा, इसमें उपराष्ट्रपति भी मिलेगा, इसमें प्रधानमंत्री मिलेगा, इसमें अन्य मंत्री जितने भी हैं वो सब मिल जाएंगे, इसमें महान्यायवादी भी मिल जाएगा। तो ये क्या है, पूरी कार्यपालिका है ना। उसके बाद देखो फिर 79 से लेकर और फिर 123 तक के जो आर्टिकल हैं उसमें क्या आएगी, विधायिका, है ना। 79 में संसद आती है, 80 में राज्यसभा आती है, 80 में 81 में लोकसभा आती है। इसका मतलब हर एक आर्टिकल में आपको क्या, संसद से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। तो देखो कितना आसान हो गया आप, है ना। अब आपको ये अगर कोई कहे कि भाई राष्ट्रपति किस में आता है, उसमें ऑप्शन दिए हों आपको कि 54, 55 कुछ भी एक ऑप्शन दिया है, फिर उसके बाद ऑप्शन दे दिया 85, फिर एक ऑप्शन दे दिया कोई और, तो आपको याद रखेंगे कि इसके बीच में कहीं आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये विभाजन जरूरी है, ये विभाजन करने से आपको भाग 5 बड़े अच्छे से याद होता जाएगा। तो ये तो हमने थोड़ा सा विभाजन वगैरह किया है, मतलब समझाने के लिए। अब हम संसद में सबसे पहले व्यक्ति, भारत में सबसे जो प्रथम व्यक्ति कहलाते हैं वो लेते हैं, यानी कि राष्ट्रपति को शुरू करेंगे। तो अब इस टॉपिक में राष्ट्रपति शुरू होगा, तो राष्ट्रपति देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब देखिए राष्ट्रपति को हम वैसे ही जैसे हम हर टॉपिक में करते हैं, ठीक है, हमारे वीडियो की यही खासियत है कि सीक्वेंस रहेगा। ये नहीं है कि राष्ट्रपति का कुछ भी बताना शुरू कर दिया, राष्ट्रपति पहले कौन थे, दूसरे कौन थे। आपको सीक्वेंस में करना है कि भाई अगर आप राष्ट्रपति पद पे खड़ा होना चाहते हैं या राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपकी योग्यता देखनी चाहिए, भाई योग्यता क्या है। तो इसीलिए राष्ट्रपति की सबसे पहले हम क्या देखेंगे, योग्यता देखेंगे। तो राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या हैं, और देखिए हर चीज को पढ़ने का एक तरीका होता है। आप हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को एक ही तरीके से नहीं कर सकते। जैसे आप अगर पुराने वीडियो हमारे देखेंगे तो भाग 3 अगर आपने देखा होगा, भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार, उस मौलिक अधिकार में हमने ज्यादा फोकस किया है किस पे, आर्टिकल पे। हमने अनुच्छेद बताए हैं, हर अनुच्छेद की बात की है, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20, 1, 19, 20 सारे आर्टिकल की बात की है हमने, एक भी आर्टिकल नहीं छोड़ा है। लेकिन यहां पर देखो हम आर्टिकल से ज्यादा फोकस इस बात पे करेंगे, यहां पर पद पे ज्यादा फोकस करना है। राष्ट्रपति के बारे में ज्यादा थ्योरेटिकल चीजें देखेंगे, उसके बाद हम आर्टिकल की बात करेंगे। अभी मैं कोई आर्टिकल आपको नहीं बताऊंगा राष्ट्रपति से संबंधित। हम आर्टिकल की बात कब करेंगे, जब राष्ट्रपति हमारा ये पूरा हो जाएगा तो हम राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल एक बार में खत्म कर लेंगे। और आप देखना कि भाग 5 में कई जगह ट्रिक भी मैं बताऊंगा, कई जगह आपको मिलेगी कि किस चीज को याद करने के लिए कौन सी ट्रिक अपनाई जा सकती है। राष्ट्रपति आपको ये बिल्कुल याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि 5वें राष्ट्रपति कौन थे या 8वें राष्ट्रपति कौन थे, रटना नहीं पड़ेगा। बस एक ट्रिक और सारे राष्ट्रपति एक बार में याद हो जाएंगे।
बस कोशिश करनी है कि साथ में बने रहना है। तो योग्यताएं देखिए आप, सबसे पहले योग्यता है भारत का नागरिक होगा। ये योग्यता बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब मैंने लिख दिया, अब हम आगे नहीं लिखेंगे। तो क्योंकि सब में ये बात कॉमन है, भारत का नागरिक होगा। दूसरी योग्यता कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा। तो भारत का नागरिक हो, पहली योग्यता 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और तीसरी योग्यता कि लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। तो देखिए बहुत आसान है ये। अब देखो इसमें भी कई सारी योग्यताएं और भी हैं जो छुपी हुई हैं। जैसे हमने लिखा है लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, तो दरअसल इसके अंदर भी कई योग्यताएं हैं। जैसे लोकसभा के सदस्य होने के लिए जैसे 25 साल की आयु पूरी कर चुका हो, तो वो तो 35 से ही कम है, वो तो इसी में आ गई। इसके अलावा 2 वर्ष से अधिक की सजा ना हुई हो, है ना। इसके अतिरिक्त अन्य कोई लाभ का पद ग्रहण ना किया हो, है ना। इसके अतिरिक्त दिवालिया ना हुआ हो, ना आर्थिक रूप से ना दिमागी रूप से। तो वो बहुत सारी योग्यताएं क्या है, वो इसी लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता के अंदर है ना। तो अलग से नहीं लिखेंगे, क्योंकि लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता हम देखेंगे तब लिख लेंगे। बात वही है कि ये योग्यताएं किसकी, राष्ट्रपति की, जिसके अंदर कई योग्यताएं क्या छुपी हुई हैं। मेन 3 ये याद रखनी है, और उसके बाद लोकसभा का सदस्य होने की जो योग्यता वो इसमें और जोड़ लेंगे, तो सिंपल हो जाएगा। ये योग्यताएं अगर कोई रखता है तो इस आधार पर वो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए योग्य है। और जब उसका निर्वाचन होगा तो फिर अब देखो निर्वाचन कराते हैं भाई, योग्यता उसकी पूरी हो गई। अब निर्वाचन देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो निर्वाचन देखने के लिए देखो 2 बातें ध्यान रखनी है आपको। एक तो वो बात कि जिसमें वो पर्चा भरने जाएगा, है ना। राष्ट्रपति अपना पर्चा भरेगा, आवेदन करेगा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए शर्त है। शर्त यह है कि राष्ट्रपति के सपोर्ट में 100 लोग होने चाहिए, कम से कम 100 लोग। कौन, वो जो सांसद और विधायक हैं, यानी कि लोकसभा राज्यसभा के मेंबर और विधानसभा के मेंबर, ऐसे मेंबर जो निर्वाचित हैं, वो लोगों में क्या होगा, 50 सदस्य ऐसे जो कि उसके प्रस्तावक हों, है ना। प्रस्ताव लिखकर लाएं, उसमें लिखें कि भाई ये राष्ट्रपति, ये व्यक्ति है और ये राष्ट्रपति पद पर खड़े हो रहे हैं और हम इनका सपोर्ट करते हैं। तो 50 क्या होंगे, उसके प्रस्तावक। तो सबसे पहली शर्त क्या है, राष्ट्रपति जब पर्चा भरने जाएगा तो उसके साथ 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 सदस्य। इसके अलावा 50 अनुमोदक होने चाहिए। अनुमोदक का यहां मतलब यह है कि 50 लोग जो प्रस्ताव लेकर आए थे, उन 50 लोगों के साथ 50 और हों जो इनकी हाँ में हाँ मिलाएं। इसका मतलब सिंपल सा है कि भाई 100 सदस्य हों राष्ट्रपति के साथ, तभी वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। ये इसलिए किया गया है कि भाई ऐसा ना हो कि पता चला कि हर आदमी राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार है, या हर व्यक्ति भले ही राष्ट्रपति पद पे ना पहुंच पाए या वो हार जाए, लेकिन ये तो उसके लिए अच्छी बात रहेगी ना कि भाई वो राष्ट्रपति पद पे खड़ा हुआ था, सब जगह उसका नाम हो जाएगा। तो इस भीड़ से बचने के लिए कि भाई इतनी भीड़ ना हो जाए राष्ट्रपति इलेक्शन में, इसलिए ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का एक शर्त लागू की गई है कि भाई ये शर्त रहेगी कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अब ये हो गए, राष्ट्रपति ने अपना पर्चा भर दिया और फिर उसका चुनाव कराया जाएगा, यानी कि निर्वाचन कराया जाएगा। तो क्या बनेगा, तो बनेगा एक निर्वाचक मंडल। तो एक निर्वाचक मंडल बनेगा। निर्वाचक मंडल का मतलब होता है कि ऐसे लोग होंगे इसमें जो राष्ट्रपति के लिए वोट देंगे, यानी कि राष्ट्रपति को निर्वाचित करेंगे, वोटिंग करेंगे राष्ट्रपति के लिए, तो उसे निर्वाचक मंडल कहते हैं। जैसे आपसे कोई कह दे कि भाई सांसद का निर्वाचक मंडल क्या होता है, या आपसे कोई कह दे कि गांव का जो प्रधान है उसका निर्वाचक मंडल किन लोगों से मिलकर बनता है, तो आपको याद रखना है भाई सांसद में जो संसदीय क्षेत्र है, जैसे मान लो एक संसदीय क्षेत्र है कोई गाजियाबाद एक संसदीय क्षेत्र है, उस संसदीय क्षेत्र के जितने भी 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वो सब क्या है, वो उस निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं। गांव के प्रधान में क्या है, जो ग्राम पंचायत है पूरी, उस ग्राम पंचायत में चाहे 2 गांव आते हो चाहे 4 गांव आते हो, उन सारी पूरी ग्राम पंचायत के जितने भी 18 वर्ष से ऊपर के वोटर हैं वो सब उस निर्वाचक मंडल में आएंगे। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन आएगा, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में देखो आप कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा, इन तीनों, ये जो 3 हैं
इन तीनों के, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन तीनों के निर्वाचित सदस्य, तो आपको याद रखना, देखो यहाँ पे निर्वाचित सदस्य जरूर याद रखना है, इन तीनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा क्या बनता है, तो आप कहेंगे निर्वाचक मंडल। इसका मतलब इन तीनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, देखो ये कौन होगा, ये सांसद हो गए। लोकसभा राज्यसभा के मेंबर कौन होते हैं, सांसद, यानी कि एमपी कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये। और ये क्या है, ये है एमएलए। तो एमपी और एमएलए, कौन से वाले एमपी एमएलए, जिन्हें हमने निर्वाचित किया है, हमने चुनकर भेजा है। तो हमने जिन्हें चुनकर भेजा है एमपी एमएलए को, वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं या निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो ये निर्वाचक मंडल बन गया। अब राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, राष्ट्रपति का यानी कि निर्वाचन होगा। तो अब इनके द्वारा क्या होगा, वोटिंग कराई जाएगी, ये सब वोट करेंगे। तो देखिए वोटिंग का एक प्रोसेस है पूरा, उसमें एक शर्त भी है और प्रोसेस है। एक शर्त क्या है, शर्त ये है कि जब वोटिंग कराई जाएगी तो उसमें कोटा प्राप्त करना आवश्यक होगा। मतलब जो राष्ट्रपति जो पद पे खड़े हैं, जैसे मान लो 2 लोग खड़े हुए हैं राष्ट्रपति पद पर, तो 2 या 3 लोग खड़े हैं, 4 लोग खड़े हैं, कोई 2 खड़े हैं तो सिंपल है कि 2 खड़े हैं तो एक आदमी तो होगा ही, जैसे 50% से ऊपर के वोट मिल ही जाएंगे। लेकिन मान लो 4 लोग खड़े हैं, 3 लोग खड़े हैं, तो एक शर्त यह है कि जब तक कोटा प्राप्त नहीं कर लेगा वो कौन, राष्ट्रपति पद पे खड़े होने वाला व्यक्ति, तब तक वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता, यानी कि वो जीता हुआ नहीं माना जाएगा। कोटा क्या होता है, देखो आप कोटा की बात करके फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे हो रहा है। दरअसल अभी बात कर रहे हैं कैसे हो रहा है। चलिए पहले कोटा बाद में, पहले ये बता देता हूं मैं आपको कि राष्ट्रपति के इस इलेक्शन को क्या कहते हैं और उसके बाद वो तरीका क्या है जिससे राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, निर्वाचन होता है। तो आप याद रखेंगे ये राष्ट्रपति का इलेक्शन है, उसमें एक पद्धति है। जैसे हमारे यहाँ सांसद का, प्रधानी का, चेयरमैन का, है ना, या विधायक का जो इलेक्शन होता है वो क्या होता है, वो साधारण निर्वाचन होता है ना, साधारण निर्वाचन से वोटिंग करा लेते हैं। लेकिन ये जो वोटिंग है ये स्पेशल है, कौन सी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। उस पद्धति को हम एक नाम देते हैं और उसे कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व, है ना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। आप इसे स्क्रीन पे भी देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, इंग्लिश में, इंग्लिश वर्जन भी लिख के आ रहा होगा, तो आप उसे जरूर देखिए। तो ये नाम देखिए कितना मतलब बड़ा सा नाम है, लेकिन बहुत आसान है। दरअसल अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि एक व्यक्ति अनुपात में वोट करेगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे वोटिंग होगी। तो अनुपात में वोटिंग का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति ए, बी, सी, डी चारों को वोट करेगा। हमारे यहाँ क्या होता है, हम सांसद वगैरह विधायक का वोट करते हैं तो हम एक व्यक्ति को वोट दे के चले आते हैं, लेकिन वहां पे चारों लोगों को वोट करना पड़ेगा, उस सांसद और विधायक को, है ना। तो सांसद विधायक जितने भी ये मेंबर हैं ये सब चारों लोगों को वोट करेंगे। तो इसे क्या हम बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे अनुपात में दे रहे हैं वोट। अनुपात ये वाला ज़्यादा अच्छा, उससे कम अच्छा, उससे कम अच्छा, तो अनुपात में यानी कि रेशियो में विभाजित कर लिया हमने, उनकी अच्छाई के आधार पर वोट कर दिया हमने। फिर उसके बाद फिर लिखा हुआ है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, फिर लिखा है एकल संक्रमणीय। एकल संक्रमणीय का मतलब कि वोट जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, जिसका कैंडिडेट हार जाता है उस कैंडिडेट का वोट जो है ना वो ट्रांसफर होके जो तीसरे, चौथे, दूसरे और पहले नंबर पर है उन्हें वोट ट्रांसफर हो जाते हैं। वो हम देखेंगे कैसे हो रहे हैं, इस बात को आप देखना। तो ये क्या है, इस पद्धति का नाम है जो आपने स्क्रीन पर देखा। अब देखो आप कि कोटा क्या होता है, तो आप कहेंगे कोटा है, कोटे का मतलब होता है कि कुल पड़े वैध मत, कुल पड़े वैध मत, है ना, बटे दो प्लस 1। इसे बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं इसे कोटा। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति तभी जीता हुआ माना जाएगा जब वो इस कोटे को प्राप्त कर लेगा। उससे पहले भले ही वो चारों से आगे रहे, मतलब सबसे ज्यादा वोट मान लो किसी को मिले, लेकिन अगर उसे 50% प्लस 1 यानी कि 51% नहीं मिले मान लो, तो वह जीता हुआ नहीं माना जा सकता। 51% भी मिले और वो आगे भी हो सबसे, तब कहेंगे कि वो जीत गया है। तो कोटा प्राप्त करना क्या होता है, हर राष्ट्रपति के लिए आवश्यक होता है। अब देखते हैं, देखो निर्वाचन की पद्धति क्या है। जो पद्धति का मैंने नाम लिया है ना, नाम क्या लिया था मैंने, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो वो क्या है, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की एक प्रणाली है, सिस्टम है, राष्ट्रपति के इलेक्टोरल जो सिस्टम है वो है। तो इलेक्शन का उसका तरीका वो हम देखेंगे। एक उदाहरण लेना है कि आप मान लीजिए ए, बी, सी और डी, ये 4 लोग हैं जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हुए। अब आप मान लीजिए कि आप सांसद हैं या विधायक हैं,
आपसे कहा गया कि भाई वोट करो, तो आप जब वोट करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप बी को पहला नंबर दे दिया आपने, ए को दूसरा नंबर दे दिया, सी को थर्ड नंबर दे दिया और डी को 4 नंबर दे दिया। यानी कि आप एक ही पर्सन है लेकिन आप वोट किसे दे रहे हैं, चारों को दे रहे हैं। और आप इसमें क्या कर रहे हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी कि अनुपात में क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं अपने मत को। उसके बाद फिर दूसरा व्यक्ति गया, दूसरे ने डी को पहला नंबर दिया, सी को दूसरा नंबर दिया, बी को थर्ड नंबर दे दिया, ए को जो है 4 नंबर दे दिया। फिर अगला व्यक्ति आया, उसने भी इसी तरीके से अनुपात में बांट दिए अपने वोट। उसके बाद फिर अगला फिर व्यक्ति आया, मतलब सभी लोग, आप समझ रहे हैं ना कि सभी लोग जो जो सांसद विधायक हैं, जो खास तौर से निर्वाचित हैं, वो जब वोटिंग कर रहे होंगे, निर्वाचक मंडल के सदस्य, तो वो इस अनुपात में वोट करेंगे। अब जब वोट हो गए, वोटिंग हो गई, तो फिर निर्णय कैसे आएगा, यानी कि मतगणना कराई जाएगी। तो मतगणना जब होगी तो क्या ध्यान रखा जाएगा कि भाई सबसे आगे कौन है। तो देखो सबसे आगे कौन है, मान लो हमने मान लिया कि ए जो व्यक्ति है उसे 40% वोट मिल गए, बी जो व्यक्ति है उसे 30% वोट मिल गए, सी जो व्यक्ति है उसे 20% वोट मिल गए, और फिर डी जो व्यक्ति है उसे 10% वोट मिल गए। इसका मतलब ये हुआ कि सबको वोटों का वोट मिले हैं, और ये क्या उनका क्रम है कि भाई सबसे ज़्यादा उसे, सबसे कम, फिर सबसे कम, सबसे कम। इसमें देख के तो लग रहा है कि भाई हटाओ, बात खत्म करो, भाई ए को सबसे ज़्यादा मिल गया, ए जीत गया। लेकिन अभी भी ये जीता हुआ नहीं माना जाएगा, क्योंकि ए को क्या नहीं मिला है, कोटा प्राप्त नहीं हुआ है। तो जब वो कोटा प्राप्त कर लेगा तभी जीता हुआ माना जाएगा। इसका मतलब एक बार और काउंटिंग कराई जाएगी, क्योंकि जीता हुआ तो कोई है नहीं अभी, तो काउंटिंग एक बार और होगी। अब काउंटिंग में क्या होगा कि डी जो है, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले थे, तो सॉरी सबसे कम वोट मिले थे, डी को तो दिख ही रहा है 10% वोट मिले हैं। और 10% कौन से वाले हैं, जिसे फर्स्ट नंबर दिया था। यानी कि अभी कौन सा वोट जोड़ा जाएगा, पहली काउंटिंग में फर्स्ट। तो ये क्या हो गए, फर्स्ट वाले वोट देखे हमने, तो ये आया आंकड़ा निकल के, है ना। फिर डी जो सबसे लास्ट में है उसे कर देंगे बाहर, और दूसरी बार काउंटिंग कराई जाएगी, यानी कि सेकंड टाइम में दूसरी बार फिर मतगणना होगी। दूसरी मतगणना में क्या होगा, जो डी का जो वोट था, है ना, डी को बहुत लोगों ने भाई फर्स्ट प्रायोरिटी दी होगी ना, बहुत सारे लोगों ने प्राथमिकता दी होगी, तो डी तो बाहर हो गया, लेकिन उनका वोट खराब नहीं जाएगा उन लोगों का जिन्होंने डी जिनका कैंडिडेट डी बाहर हो गया है। तो डी को जिन्होंने वोट दिए थे उनका वोट, ये जैसे 1 नंबर दिया है ना, फर्स्ट नंबर, तो ये वाला वोट वहां ट्रांसफर होगा इस व्यक्ति का जिसे इसने दूसरे नंबर पर चुना था। यानी किसे चुना था दूसरे नंबर पर, इस व्यक्ति ने सी को, तो इसका वोट ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, सी को। इसी तरीके से, और जैसे ये ट्रांसफर नहीं होंगे दोनों वोट, इसी तरीके से जैसे किसी ने फिर फर्स्ट नंबर चुना हो डी को, तो उसका वोट, और सेकंड नंबर किसे चुना है उसने, मान लो बी को चुना है, तो इसका वोट कहाँ ट्रांसफर होगा, बी को। इसे बोलते हैं क्या, एकल संक्रमणीय। तो ये क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है। तो ये तरीका है। अब दूसरी काउंटिंग में देखेंगे कि भाई कितने प्रतिशत मत मिले। तो मान लो दूसरी काउंटिंग में पता चला कि ए को मिल गए हैं 60% वोट, है ना, बी को मिल गए हैं मान लो 20% वोट। 20 तो कम हो जाएंगे, 20 कैसे मिलेंगे, सॉरी ये थोड़ा तो गया, 1 मिनट। ए को मिले मान लो 51% वोट, है ना, बी को मिले, है ना, इसके बाद जो बचेंगे बी को मिले, फिर सी को मिले। तो इस तरीके से सबसे आगे कौन है, ए, यानी कि ए को मिले हैं, वही थोड़ा जोड़ना घटाना पड़ेगा, इसलिए मैंने बी और सी को मिलने वाले वोट नहीं लिखे हैं। आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि भाई 100% में से 51% मिल गए किसे, ए को, है ना, तो फिर बी को कितने बचे और सी को कितने बचे होंगे, यानी कि 49% में बी और सी दोनों आ जाएंगे। तो कुल मिला के ध्यान यही रखना है कि भाई कोटा जरूर प्राप्त कर ले। और मान लो ये ए को मिले होते 48%, दूसरी बार में भी ए पहुंचता कितना 8% बढ़ के कितना 48% पर, तो भी ए जीता हुआ नहीं माना जाता, फिर तीसरी बार काउंटिंग करानी पड़ती। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, काउंटिंग तब तक होगी और तब तक वोट क्या होते रहेंगे, ट्रांसफर भी होते रहेंगे। तीसरी बार में क्या होता, अगर तीसरी बार काउंटिंग होती तो वो व्यक्ति बाहर कर दिया जाता जिसे तीसरे नंबर के वोट मिले, यानी कि सबसे कम मिले तीसरे नंबर पे, फिर 2 ही रह जाते। और फिर मुझे लगता है फिर अगली बार में तो जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता था किसी न किसी एक को। इसी वजह से आपको ध्यान रखना है, कोटा प्राप्त करना जरूरी है। और वोटिंग सिस्टम कुछ इस प्रकार का है, किसका, राष्ट्रपति का। इतनी बात याद रखनी है। इसके अलावा एक बार आप स्क्रीन पे जरूर देख लीजिए, तब तक मैं इसे जरा रब कर देता हूं। आप स्क्रीन पे देखिए कि आपको आ रहा होगा कि ये सांसद और विधायकों के
वोट का मूल्य क्या होता है। तो हर सांसद और विधायक के वोट का मूल्य बताया जा रहा है आपको स्क्रीन पर, तो आप एक बार देखिए तब तक, है ना, तब तक हम इसे रब कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। अब दोस्तों इससे आगे देखिए, अब तक आपने देखिए सबसे पहले आपने क्या देखा कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता कौन सी होती है, फिर योग्यता के आधार पर आपने उसका निर्वाचन करवाया, मतलब उसका पर्चा भरवाया, पहले आवेदन करवाया, तो आपने देखा कि प्रस्तावक और अनुमोदक, उसके बाद फिर हमने निर्वाचन करवाया, तो आपने देखा कि निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन नहीं होते हैं, तो आपको क्या याद रखना है, सीधा याद रखना है कि भाई जो निर्वाचित नहीं है, तो उसमें लिखा होगा मनोनीत सदस्य, तो बिल्कुल मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, बाकी निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो अगर उसमें इस तरीके से भी लिखा है कि राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं नहीं लेते हैं, तो नहीं लेंगे। लोकसभा के जो एंग्लो इंडियन है वो भाग लेंगे या नहीं लेंगे, तो नहीं लेंगे। वैसे अब तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन खत्म ही कर रहे हैं इस बार से, तो इतना ये इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने हो सकते हैं। देखिए राष्ट्रपति का टॉपिक काफी बड़ा है, तो राष्ट्रपति के इस टॉपिक को हम 2 वीडियो में बनाएंगे। आज हमारा पहला वीडियो जो है वो यहाँ तक है, और उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति की शक्तियां देखेंगे। तो कुछ चीजें और देख लेते हैं इसमें कि राष्ट्रपति के का कार्यकाल कितना है, तो आप कहेंगे कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और जब उसका कार्यकाल पूरा हो रहा हो तो उससे पहले ये उम्मीद की जाती है कि राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन करा लिए जाएंगे, वरना राष्ट्रपति के इलेक्शन के 6 महीने के अंदर, राष्ट्रपति पद की समाप्ति के या उसके कार्यकाल की समाप्ति के 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए, है ना, ऐसा है। तो इसीलिए कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई कभी पद ये खाली रहा हो, है ना। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना, 5 वर्ष। अब देखिए क्योंकि टाइम की कमी है ना, इसलिए हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण चीज पूरी कर लेंगे, और वो चीज ये है कि जो जो राष्ट्रपति हुए हैं अब तक, उन राष्ट्रपतियों को याद करने की एक ट्रिक आप जरूर कर लें। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये याद रहेगा हमेशा कि भाई कौन सा राष्ट्रपति किसके बाद आया है। आपको पता रहेगा कि तीसरे नंबर के राष्ट्रपति कौन थे, चौथे नंबर के कौन थे, और उनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप बहुत सारे फैक्ट राष्ट्रपति से संबंधित स्क्रीन पे भी मैं हर वीडियो में करता हूं कि वीडियो का जब अंत होता है तो बहुत सारे फैक्ट आपको स्क्रीन पर मिल जाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बाद में बहुत सारे तथ्य आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, है ना, जब वीडियो का अंत होता है तब। तो आप देखो इसमें ट्रिक हमारी ये है कि आपको बस ये करना है कि आप देखो याद करो कि शुरू में क्या है, डॉक्टर है, 3 डॉक्टर हैं हमारे जो राष्ट्रपति हैं, वो 3 डॉक्टर हैं। तो आपने ऐसे लिख लिया कि यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ ऐसे लिख लिया आपने डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, है ना, ऐसे। आप जानते हैं भाई पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो आप कहेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो आप कहेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो तीनों डॉक्टर थे शुरू के, तो 3 डॉक्टर हो गए। तो ये 3 डॉक्टर के बाद क्या है, आगे की ट्रिक क्या कह रही है, तो आगे की ट्रिक है देखो, वेरी फनी नीलम, ऐसे लिख लिया आपने, है ना। तो वेरी फनी नीलम बहुत ज्ञानी बनती थी, बहुत ज्यादा ज्ञानवान बनती थी, मतलब ये क्या, उसे लगता था मैं ही ज्ञानी हूं बस, है ना, और कोई नहीं है। तो बहुत ज्यादा ज्ञानी बनती थी वो, वेरी फनी नीलम। लेकिन तब उसे बहुत रोना आया, तब वह बहुत रोई, है ना, तब बहुत रोई जब उसे पता चला कि उसकी एक कलीग थी, डॉक्टर थी एक कलीग उसकी, यानी कि उसकी सहायक कि वो कलीग थी, और वो उसकी शादी डॉक्टर थी वो, और डॉक्टर की शादी डॉक्टर के साथ हो गई। या ऐसे कह सकते हैं कि वह तब बहुत रोई जब उसे पता चला कि उसकी सहेली जो डॉक्टर है, उस डॉक्टर की शादी किससे हो गई, डॉक्टर से हो गई। तो देखो यहाँ थोड़ी जगह कम है, तो यहाँ लिख देते हैं हम इस जगह पर कि तब बहुत रोई जब उसे पता चला कि डॉक्टर की शादी डॉक्टर के साथ हो गई, है ना, इतना करना है। अब देखो आप इसमें एक एक राष्ट्रपति आपको याद हो जाएगा। 3 राष्ट्रपतियों के नाम मैंने आपको बताए, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे, दूसरे नंबर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे नंबर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन,
चौथे नंबर पर वेरी से क्या आएगा, वीवी गिरी, तो वीवी गिरी चौथे राष्ट्रपति हैं। पांचवें राष्ट्रपति से फा से याद रहेगा फखरुद्दीन, तो फखरुद्दीन अली पांचवें राष्ट्रपति हो जाएंगे। फिर छठे नंबर पर नीलम संजीवा रेड्डी है ना, निर्विरोध चुने गए थे, तो नीलम संजीवा रेड्डी छठे नंबर पर। फिर अगले नंबर पर 7 नंबर पर ज्ञानी जैल सिंह 7वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। फिर इससे रोई से आप क्या कर लेंगे, इसमें कर लेंगे यार, आप कर लेंगे आर वेंकट रमन, यानी कि रामास्वामी वेंकट रमन। तो आर वेंकट रमन जो है वो एक राष्ट्रपति हो गए। तो कितने हो गए देखो, 3 4 5 6 7 8, 8वें राष्ट्रपति आर वेंकट रमन। 8 के बाद देखो 9वें नंबर पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 9वें राष्ट्रपति हो जाएंगे। फिर इस का से क्या हो जाएगा, की से हो जाएगा के आर नारायणन, तो के आर नारायण जो कि दलित राष्ट्रपति थे पहले, तो के आर नारायणन जो है वो एक राष्ट्रपति हो जाएंगे। फिर आ जाएंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो आप जानते ही हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा महान व्यक्तियों में से हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बाद के राष्ट्रपति मुझे लगता है सबको याद होते हैं, क्योंकि सब लोग पिछले 8-10 सालों से पढ़ाई से जुड़े ही रहते हैं, तो इसलिए देखो मैं फिर भी बोल देता हूँ कौन है। इनके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल वो राष्ट्रपति बनी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और उसके बाद फिर प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति हुए, और उसके बाद फिर अभी वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद। तो ये कुल मिला के ना आप देख रहे हैं कि 14 राष्ट्रपति हैं। तो टोटल राष्ट्रपति कितने हैं, 14। तो 14वें राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि पदानुक्रम के अनुसार, देखो व्यक्ति क्रम के अनुसार तो कितने हैं, 14 राष्ट्रपति हुए हैं हमारे देश में। अगर आपसे कहा जाए पदानुक्रम के अनुसार तो आप कहेंगे 15वां राष्ट्रपति कौन है, 15वें, वो है ये रामनाथ कोविंद। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। आप बहुत सारे फैक्ट जो है स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी हमने लिख दिया है कि भाई पहले राष्ट्रपति कौन थे, ये सब याद रहता है। इसलिए मैं चाहता नहीं कि इसमें टाइम ज़्यादा मतलब हम वेस्ट करें, या आपको अगर आप देखना चाहें जिसे नहीं पता वो आपने आराम से वीडियो के अंत में स्क्रीन पर देख सकता है, तो इसलिए हमने ज़्यादा उसे लिखा नहीं है। तो इसीलिए हम खुद चाहते हैं कि भाई जिस बच्चे को पहले से चीज़ें आती हैं उसका टाइम कम वेस्ट हो, सिर्फ काम की बात ज़्यादा हो, काम की बात नो बकवास, है ना, सीधा सा मंत्र है। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें हम करते भी नहीं है। आपने देखा वीडियो बनना, आपने देखा यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले भाई ऐसा कर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स पाने के लिए, है ना, बहुत सारी चीज़ें जय महाकाल और जल्दी से चिल्लाते हैं और अपनी मेज ठोकते हैं, बोर्ड पर हाथ मारते हैं और बुरी तरह करते हैं। तो ये सब चीज़ें तो भाई हमारे बस का तो है नहीं, हम तो कर नहीं सकते इस तरीके से, क्योंकि हमें बस बच्चों को एक नॉलेज देनी है, एक इन्फॉर्मेशन देनी है, एजुकेशनल वीडियो बनाने हैं, उन्हें फ़ायदा हो। अब जय महाकाल और दुनिया भर की चीज़ें चिल्लाने से उससे थोड़ी ना कुछ होना है ना। वो तो क्या है, एक पब्लिसिटी का तरीका है, एक तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, आप कुछ नहीं करेंगे तो आप ये कहेंगे अरे यार वो वीडियो देखा, अपने दोस्त को ही फॉरवर्ड कर देंगे, तो आप मेरा वीडियो एक बार को शेयर करने से बच जाएंगे। लेकिन आप ऐसे लोगों का वीडियो क्यों शेयर कर देंगे, बस आपको क्या आनंद आ रहा है, आप अपने दोस्त को दिखाना चाहते हैं कि अरे टीचर कितना बेवकूफ़ है, ये कैसे कर रहा है। तो कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि मार्केटिंग में बेवकूफ़ी भी बिकती है ना। तो जरूरी नहीं कि हर चीज़ अच्छी बिके, बेवकूफ़ी भी कई बार बिकती है। तो चलिए ये अलग विषय है। तो आपको इतना याद रखना है कि ये जो राष्ट्रपति हैं इनका क्रम आप आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, देखो 3 डॉक्टर हैं, वेरी फनी नीलम, बहुत ज्ञानी बनती थी अपने आप को, और तब वह बहुत रोई जब उसकी जो सहेली थी डॉक्टर थी, उस डॉक्टर की शादी डॉक्टर के साथ हो गई। तो यहाँ तक याद हो जाएंगे। 3 जो राष्ट्रपति हैं वो आपको याद है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उसके बाद फिर प्रणब मुखर्जी, और उसके बाद फिर रामनाथ कोविंद, और ऊपर के 3 आपको पता होंगे, तीनों जो डॉक्टर हैं। तो इसका मतलब ये है कि बहुत आसानी से आपको, देखो अब खुद सोच के देखो कि अभी 10 मिनट पहले आपको राष्ट्रपति कितने याद थे, अब आपको कितनी अच्छे से राष्ट्रपति याद है। बस इतना ही फर्क आता है ना। बस आप काम करते जाइए और इतनी ज़्यादा फल की चिंता मत कीजिए, आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। आप देखेंगे कि 3-4 महीने में आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी और अच्छी खासी आपकी तैयारी होगी। तो जो बच्चे बहुत चिंता में पड़ जाते हैं, है ना, मतलब एक तरीके से मैंने देखा है कि कई बच्चे कहते हैं कि सर एक दिन पढ़ते हैं फिर अगले दिन पता नहीं क्या हो जाता है, बिल्कुल मन नहीं करता, फिर एक दिन पढ़ते हैं फिर अगले दिन फिर यही हालत। तो दरअसल वो इस बात की चिंता ना करें कि उनका कोर्स कितना रह गया है, वो इस बात की चिंता ना करें कि भाई कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। वो बस इतना करें कि रोज़ सुबह उठ के और शाम तक अपना एक शेड्यूल बनाएं पूरे दिन का,
और उस पूरे दिन के शेड्यूल के हिसाब से चलें। और उसके बाद जब वो सोने जा रहे हों तब वो एक बार लेटते पर ये सोचें कि क्या मैंने पूरी तरह अपने आप, मतलब आपकी संतुष्टि होनी चाहिए ना, कि क्या आप पूरी तरह सेटिस्फाई हैं जो आपने आज सुबह से लेकर शाम तक किया, रात तक किया, क्या आप उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल पाए। अगर आप उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग 90%, 80% तक भी चल लिए तो मैं पक्का बता रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं और आपका सिलेक्शन होगा ही होगा हर हाल में। लेकिन बस ज़रूरत यही है कि रेगुलरिटी बनी रहे, है ना। जितने लोग असफल होते हैं, मैं खुद को भी इंक्लूड कर लूँ उसमें, तो ज़्यादातर लोगों की असफलता का एक ही सबसे बड़ा कारण होता है और वो होता है इर्रेगुलरिटी, यानी किसी भी बात के लिए आप रेगुलर नहीं है, बस इसलिए। वरना मुझे नहीं लगता किसी का दिमाग कम होगा, किसी में पढ़ाई की क्षमता कम है, बिल्कुल नहीं है ना। सब अच्छे हैं, सब अच्छे से पढ़ते हैं, कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता। बस ज़रूरत क्या है, रेगुलर रहने की। बस आपको रेगुलर रहना है। जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक किसी भी हालत में कहीं और भटकाव नहीं करना है, कुछ और नहीं सोचना है। अगर आप इतना कर लेंगे तो मैं पक्का बता रहा हूँ कि आप 100% सिलेक्शन पा लेंगे। आपको सिर्फ खुद की संतुष्टि होनी चाहिए, है ना। ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है किसी भी विद्यार्थी के लिए। बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते रहिए, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा रेगुलर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इससे फ़र्क पड़ता है। तो बीच में पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़ें। ये नहीं कि 2-3 दिन के लिए इधर चले गए, 5 दिन के लिए उधर चले गए, आप बस रेगुलर लगे रहें। और आप देखना कि आपको चिंता करे बिना भी आपका पूरा हो जाएगा। और आप चिंता करते रहेंगे, रोज़ ये सोचते रहेंगे अब इतना रह गया, उतना रह गया। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, कम पढ़े अच्छा पढ़े। मैंने ये देखा है ना, जो मैं देखता हूँ बच्चों को आसपास और जो बेचारे परेशान रहते हैं, मैं उस आधार पर ही बात कर रहा हूँ, अनुभव के आधार पर। खुद का भी अनुभव है बहुत सारा, तो आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है बच्चे भी कभी उस कोचिंग, कभी इस कोचिंग, कभी वहाँ, कभी यहाँ, कभी यूट्यूब के वीडियो, कभी ये वीडियो, मतलब वो पता नहीं कितना सारा इकट्ठा करना चाहते हैं और वो इतना सारा कर लेते हैं कि खिचड़ी हो जाती है बिल्कुल, और कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती। क्योंकि आप जानते हैं, आपको जब तक आप सीक्वेंस से नहीं चलेंगे तब तक नहीं हो सकता। अब मैंने जैसे ये राष्ट्रपति आपको यहाँ तक बताया, अभी राष्ट्रपति में क्या बचा है, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति में बचा है शक्तियाँ। तो वो शक्तियाँ हैं बहुत सारी, जिसमें हम उसकी विधायी शक्ति देखेंगे, कार्यपालिका शक्ति देखेंगे, यानी कि प्रशासनिक शक्ति देखेंगे, सैन्य शक्ति, क्षमादान की शक्ति, तो वो सब देखेंगे। तो वो हम करेंगे और उसके बाद ये राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, बिल्कुल पूरा। फिर आपको ये जरूरत नहीं है करने की कि आप उसके बावजूद भी और वीडियो देख रहे हैं, उसके बावजूद भी आप कोचिंग में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप जो है किताबों से ढूंढ रहे हैं क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता। अगर पहले आप इतना करें अच्छे से, और मान लो इतना हुआ नहीं है, पता चला यही पता करने में लग गए कि भैया पहले राष्ट्रपति कौन थे जिन्हें इतनी सैलरी मिली, मतलब पहले राष्ट्रपति की सैलरी पता करने लगे, है ना। ये सब बेकार के प्रश्न होते हैं बिल्कुल। अगर कोई पूछ लेना कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति थे तब देश में राष्ट्रपति की सैलरी कितनी थी, इतना बकवास क्वेश्चन होगा ये, बहुत ही घटिया। तो ऐसे क्वेश्चनों से बचना चाहिए, है ना। कोशिश करनी चाहिए जो मेन चीज़ें हैं जो आपके आसपास दिखती हैं, और ख़ासतौर से संविधान में, संसद में सुनी कही जाती हैं, तो उन पे गौर करना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति का सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के कार्य क्या है, शक्तियां क्या है। तो ये सीक्वेंस है, पहले योग्यता देखी, निर्वाचन कराया, निर्वाचन कराने के बाद उसका कार्यकाल देखा, और बीच में हमने ये देख लिया कि राष्ट्रपति को याद करने की ट्रिक क्या है, ठीक है। तो उसके बाद अब देखेंगे शक्तियां, है ना। और शक्तियों के बाद सबसे लास्ट में फिर राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया देखेंगे, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया। और फिर देखेंगे आपकी राष्ट्रपति का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो के अंत में जरूर देखें, फैक्ट मैं लिख के दे दूंगा बहुत सारे राष्ट्रपति संबंधित, वो जरूर देखें। और बहुत सारी ट्रिक आपको मिलने वाली हैं अगले वीडियो में भी, भाग 5 और भाग 6 से संबंधित। आपको कतई याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि केरल की लोकसभा राज्यसभा सीटें कितनी है, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको हमेशा याद रहेगा, बस ट्रिक से। तो आपको वीडियो को बस देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, शेयर करें जरूर, और इसके अलावा सब्सक्राइब जरूर कराएं चैनल को, और खुद भी करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।